स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। कैसे आप लोग। आज हम आपका क्लास 10 का हिंदी का सेट 4 लेके आए हैं। ये आपका न्यू वर्मा प्रेस जो है 2026 का, उसका सेट 4 है। इससे पहले हम सेट 1 2 3 करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक तो आप पहले उसको देखिए, समझ गए। फिर इसको आप लोग देख सकते हैं, या फिर इसी को पहले देख लीजिए, उसको बाद में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सब सेट सेपरेट है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ चलता है। उसके साथ आपको बताना चाहता हूं कि हम जो है 2022 से 25 तक क्वेश्चन बैंक अभी करा दिए हैं। तो एक वीडियो में 22 मिलेगा, दूसरा में 23, इस तरह करके आपका क्वेश्चन है। और मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश और साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस, इस सब का भी वीडियो बन गया है। हिंदी का तो बना ही है, तो आप लोग एग्जाम से पहले जल्दी से उस सबको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेट 4। पहला है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है आपको। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य, द्रव माने जो पदार्थ होता है, एक द्रव मतलब लिक्विड होता है, और एक द्रव्य मतलब होता है जिसका द्रव्यमान होता है, समझ गए। वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी घोलने पर चीनी गल जाता है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष भी तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। खुर्दबदीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखी जा सकती है कि पेड़ में हजारों हजार नल है। भले इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रक्त का संचार होता है। मतलब ये इस तरह होता है पेड़, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्या होता है, नाली होता है। जैसे हम लोग के शरीर में धमनी सिरा होता है, इससे क्या करता है, जड़ के द्वारा पेड़ पौधे पानी अपने सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गाछ वृक्ष का अर्थ क्या है, पेड़ पौधे, सबको पता है। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, दांत, देखो यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, अभी तुरंत बताए, जड़ के द्वारा। पेड़ कब मर जाते हैं, जब पानी नहीं मिलता है, पेड़ मर जाते हैं, मतलब पेड़ का भोजन बंद हो जाता है जड़ों को पानी न मिलने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग वर्मा का सेट 5 तक, 1 से 5 तक आप लोग पढ़ लेंगे और क्वेश्चन बैंक 4 साल का, तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, गारंटी है ये। और लेखक थोड़ा और कवि का नाम याद रखना है, उसके लिए हम एक ट्रिक वाला वीडियो लेके आएंगे, आप लोग चैनल पे बने रहें। अब है काव्यांश माने कविता। हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, मतलब सबका जीवन में दुख है। सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर जाता है। उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें, मिट्टी में मिल जाते हैं वे छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर तलक धरती की गाथा, मौन बुखर कहता कन कन। यदि तुमको मुस्कान मिली तो मुस्कुराओ सबके संग जाकर। यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर, मतलब सबका मदद करो। झांको अपने मन दर्पण में, प्रतिबिंब सबका आनंद है, मतलब एक जैसा है। चलिए, हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है, क्रंदन, मतलब दुख। दूर तलक किसकी गाता है, धरती की। नील गगन का शब्द क्या होता है, नील, नीला है, नील गगन, नीलांबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर, मतलब गगन। खिलता फूल क्या हो जाता है, ये म्लान हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है। चलो अब ये जो है आपका क्या है, ये आपका है मॉडल पेपर का क्वेश्चन सेट 4 का ये व्याकरण। चलिए इसको ध्यान से देखिए। ड्राइवर बस चला रहा है, क्या चला रहा है, बस। तो कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी है। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म हो उसको बोलते हैं सकर्मक। क्या बोलते हैं, सकर्मक, सॉरी यहाँ पे है सकर्मक। और अकर्मक में क्या होता है, कर्ता के साथ क्रिया, कर्म नहीं होता, तो इसे बोला जाता है अकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब आगे देखिए। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, ये कैसा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। तुम स्कूल जाओ
मैं घर पे रहूँगा। दो वाक्य जो है जुड़ा है एक दूसरे से। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, ये कैसा वाक्य है? सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। समझ गए? क्योंकि जब सूर्योदय हुआ तब ये उजाला छाया। बालक चांद की ओर देख रहा है, ये क्या है? अवयव है। समझ गए? अवयव मतलब जिस पर लिंग वचन कारक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मतलब और होता है एंड, ये और मतलब होता है किसी की ओर देखना। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, घटा का एक अर्थ होता है घटना और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो दूसरा अर्थ होता है घटा, बादल, घटा, बादल। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, अगर रहता पिताजी ने अखबार पढ़ा या पिताजी अखबार पढ़ रहा है तो वो होता कर्तरीवाच, लेकिन यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, के द्वारा कर्म की प्रधानता, तो ये कर्मवाच्य है। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे लंबा है उधर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश। समझ गए? ये दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या बनता है? समास। एक होता है संधि भी। चलिए अब आगे, बुक का आ गया क्वेश्चन। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थ जवानी जिंदगी सब कुछ हम देने वाले पर भी हंसता है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरा। ये है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जिसको लिखा है। तो गद्यांश के लेखक को किस बात का दुख है? कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा का। तो 1 नंबर होगा। काव्यांश में, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाले है उसका देहांत हो गया था, वो मर गया था। अगला क्वेश्चन, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मल, विष के निदा के सकल जान, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब चला जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो उत्साह। जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? शांति और सुख लाने का। कवि ने बादल को क्या कहकर पुकारा है? अज्ञात दिशा से आने वाली, मतलब इसका दिशा निश्चित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? पेट की आग को शांत करने की, मतलब खाना बनाएंगे। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? बालाजी मंदिर, यही है, बिस्मिल्लाह खान। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है? खीरा बेचने वाला। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा? खीरा। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पंक्ति किस कविता की है? यह है उत्साह का। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसान का मेहनत, इनमें से सभी। हमारे हारिल की लकड़ी, पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? ये कृष्ण को कहा गया है। संगीतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? तो प्रमुख गायक को। गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती? नए कार्य के शुभारंभ पर। और एक होता है श्वेत पटाखाएं, श्वेत पताकाएं, ये किसी की मृत्यु के बाद शांति के लिए अवसर पर ये बनाया जाता है, शौक के अवसर पर। लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठता था? विस्फोट का, मतलब हिरोशिमा में जो घटना हुई थी उसी का। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको आपको एक बार पढ़ना है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु। एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा का एक खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए थे कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहते थे कि सदा अपने कर्मों पर खींचने वाला हेराक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमिक्रिप्टस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही जीवन है, जो रोता है उसका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देता है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसके शौक और दुख की दीवारों को ढा सकता है। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय देश को चित्त को प्रसन्न रखता है। सूर्योग्य वेद अपने रोगी का कान में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से अच्छा है एक हंसोड़, मतलब हंसने वाला आदमी को ले जाओ।
डॉक्टर हस्पलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा। वह लिखता है कि हंसी बहुत उत्तम चीज़ है, यह पाचन के लिए है, इससे अच्छी औषधि और नहीं है, यह रोगी को ही नहीं सबके लिए हंसी बहुत काम की वस्तु है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर पर विलायती विद्वान ने क्या लिखा? विलायती विद्वान के अनुसार उत्तम अवसर की हंसी उदास मनुष्य को प्रफुल्लित कर देती है और आनंद से दुख शौक की दीवार ढह जाती है। पुराने समय में लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा? पुराने समय में लोगों ने हंसी को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समझकर उसे महत्व दिया। इतने लिखना है। डॉक्टर हफलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा? तो डॉक्टर हफलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने के उपाय के संबंध में लिखा है कि हंसी बहुत ही उत्तम चीज़ है। इतना ही लिखना है आपको। एक अंग्रेज डॉक्टर ने हंसी के बारे में क्या लिखा? एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहा कि किसी नगर में दवाई लदे 20 गधे ले जाने से अच्छा है एक हंसोड़ आदमी को ले जाया जाना लाभकारी है। हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह क्यों माना जाता है? हंसी से प्राप्त आनंद के शक्तिशाली इंजन से शौक और दुख की दीवार को ढाया जा सकता है। प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स की कितने वर्ष तक जिए? तो प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जिए। हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है? तो ये ध्यान से देखिए आप लोग। तो हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, अर्थात हमारे मन प्राण हृदय आदि में सब आनंद का भाव उत्पन्न होता है, यानी हृदय प्रसन्न होता है। यहीं तक लिख सकते हैं। जिंदगी किसका नाम है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बुक का क्वेश्चन आंसर है, इसी को ध्यान से आपको देखना है। चलिए अब बुक का क्वेश्चन आंसर देखिए आगे। लेखक ने अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखे। लेखिका का विचार जो है पिता से टकराता था। कैसे? तो मनु भंडारी का है। लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होना देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यहीं आकर दोनों की विचार टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उसकी परवाह नहीं की। अगला, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थ में एक सच्चे सन्यासी थे? तो आपको पता होगा बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थ में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा शुद्धता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुसलमान होते हुए भी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा व आदर के साथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में नोहा बजाते थे। वे मिली जुली संस्कृति का प्रतीक थे। उन्होंने खुदा से कभी अपने लिए सुख समृद्धि की मांग नहीं की, वे तो सच्चे सुर की मांग करते थे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक ने किसे कूड़ा करकट का ढेर कहा और क्यों? संस्कृति के नाम पर पुरानी अतार्किक रूढ़ियों को ढोना, वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में भेदभाव को बनाए रखना कूड़े कचरे का ढेर है। लेखक के अनुसार एक सड़ी गली पारंपरिक निभाने योग्य नहीं है। परंपराएं मना निभाने योग्य नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप क्या समझते हैं? यह है लखनवी अंदाज का। जैसे बिना खीरा खाए पेट भर सकता है, तो बिना पात्र के भी कहानी कल्पना मात्र से लिखी जा सकती है। यही इसमें बताया गया है। हमारे मत में बिना विचार घटना और पात्र की कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये तीनों बातें कहानी के आवश्यक तत्व हैं। जब तक कोई विचार नहीं आएगा तब तक कहानी बन ही नहीं सकती। घटना कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है और पात्रों के माध्यम से कहानी कही जाती है। यशपाल का कथन तो नई कहानी पर व्यंग्य है, अर्थात नई कहानी में विचार घटना और पात्रों का अभाव रहता है, तभी वह रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं होते। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर है, आपको पता होगा। बच्चे की मुस्कान सहज एवं निश्चल होती है, उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायः बनावटी होता है, वह अवसर देखकर मुस्कुराता है, उसमें निश्चलता की झलक नहीं होती। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में मादकता का प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में वसंत का मोहक सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन के महीने में निर्जीव प्रतीत होने वाली प्राणियों तथा प्रकृति में भी जान पड़ती है। इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है। फागुन मास
मौज मस्ती लेके आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसके सहयोगी किस प्रकार उसे संभालते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ाता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं, वे उसकी कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो चलो देखो इसका आंसर। घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल डाल देती है। वह सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती है, फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती है और फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहनाती है। इस प्रकार माँ के हट से तंग आकर बच्चा जो है सिसकने लगता है। तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते, पर बाहर आते ही उसकी प्रतीक्षा करते बालकों का झुंड मिल जाता। तब वो अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। हमारे विचार से वह खेलने का अवसर पाकर सिसकना भूल जाता है। अब चलिए, अब आ गया आपका बाल गोविंद भगत रामवृक्ष भोनीपुरी वाला। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखें। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उसके गानों में सच्ची टेर होती थी। उसका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेत में काम करने वाले किसानों के हाथ और पैर एक विशेष लय में चलने लगता था। उसके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था, यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मी की उमस भी उन्हें डिगा नहीं सकती थी। चलिए आगे देखिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया, मतलब क्या किया, मतलब आग में घी डाल दिया, समझ गए। ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि ढेर सवेरे कृष्ण उससे मिलने अवश्य आएंगे पर अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी से वे तृप्त हो जाएंगे। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी। परंतु जो ही उसके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उसकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उसके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश से ही भटकाकर अपने पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उसकी विरहग्नि भड़क उठी। अब चलिए अगला क्वेश्चन। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्ति की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते। वे स्वयं तो पीछे रहते पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करते। उसकी भूमिका रचनात्मक होती है। वे लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं और ढांढस बंधाते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य मतलब प्रेम प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इस पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य माने प्रेम अनेक स्थलों पर प्रकट हुआ है। पिता बच्चों को अपने पास सुलाते हैं, उसे नहलाते धुलाते हैं तथा अपने पूजा पर बिठाते हैं। वे बच्चों को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हुए रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते हैं। ये सब पहले के ज़माने में चलता था, आजकल तो फ़ोन चलता है। कभी कभी वे बच्चों के साथ कुश्ती लड़कर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। वे बच्चों को चूमते हैं, उसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते हैं। बच्चों द्वारा मूछें नोचने पर भी हंसते हैं। पिता बच्चों को अपने हाथ से भात खिलाते हैं। माता का काम देखिए क्या क्या है। माता बच्चों को भरपेट खाना खिलाती है। वह थाली में दही भात मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नाम से कोर बनाकर बच्चे को खिलाती है, जिससे खाने में उसकी रुचि बनी रहे। माता बच्चों को अपने ढंग से सजाती संवारती है। पाठ के अंत में जब बच्चा घायल अवस्था में घर लौटता है तब माँ का वात्सल चरम सीमा पर प्रकट होता है। वह बच्चों को अपने आंचल में छिपाकर सुरक्षा प्रदान करती है, उसे अंग भरकर दबाती है, चूमती है। फिर वो बच्चों को घाव पर पीसी हल्दी लगाती है। वह बच्चे की दशा देखकर रोने लगती है और लाड़ से गले लगा लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए, अब आ गया आपका निबंध। कंप्यूटर आज की जरूरत, सब पे लिखना है। भूमिका, आधुनिक उपकरण, कंप्यूटर, निर्दोषजनक संचार व्यवस्था, उपसंहार। भूमिका, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। यदि भारत पर नजर दौड़ाए तो मतलब इसमें कंप्यूटर के बारे में लिखना है आपको। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, डाकघर, कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री, हिसाब किताब, सब में कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। बैंक में भी, अनुसंधान में भी, तो वो आप लोग लिखिए। आधुनिक युग जो है कंप्यूटर का युग है। इसमें भी आप लोग 2-3 लाइन लिख सकते हैं। निर्दोषजनक, कंप्यूटर ने फाइलों की आवश्यकता कम कर दी है। कार्यालय की सारी गतिविधियां फ्लॉपों में बंद होती है। 2-3 पॉइंट आप लोग सबटो से आपको लिखना है, इतना तो याद नहीं होगा। फिर यहाँ से
आज टेलीफोन, रेल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरण के बिना नागरिक जीवन कठिन हो गया है। इन सबके निर्माण में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। उपसंहार, आज कंप्यूटर ने मानव जीवन को सुविधा, सरल, सुव्यवस्था और सटीकता प्रदान किया था, इसका महत्व अधिक है। अब चलिए अगला, मनोरंजन के आधुनिक साधन। मनोरंजन का आधुनिक साधन क्या क्या है? पहले आदमी घर के अंदर खेल खेलता था, अलग अलग, बाहर अलग, लेकिन अब सब वीडियो गेम में बदल गया। वही लिखना है यहाँ पे। जीवन के को उबाऊ और बोझिल होने से बचाने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। शारीरिक या मानसिक श्रम के पश्चात विश्राम और मनोरंजन व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति है। जीवन में आनंद, उत्साह, स्फूर्ति का भाव मनोरंजन से ही आता है। मनोरंजन व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ाती है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। चलिए यहीं तक लिखना है। इसको आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अपने भाषा में। कम से कम एक पेज आप लोग डेली निबंध लिखिए, एक एक 3 पेज लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जीवन का लक्ष्य, जैसे प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के समान है जिसका कोई खेवना नहीं है, मैंने खेने वाला। ऐसी नौका कभी भी भंवर में डूब सकता है और कहीं भी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो सकता है। लक्ष्य बनाने से जीवन में क्या है, रस आ जाती है। मेरा लक्ष्य, मैंने तय किया है कि पत्रकार बनूंगा। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब है। लक्ष्य क्यों आया, इसमें भी 2-3 लाइन आपको लिखना है, समझ गए। और हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, उपाय, तैयारी, तो ये सब भी आपको लिखना है। चलिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो एड्रेस है आपका वो लिख सकते हैं, घोरमारा, देवघर, झारखंड, कुछ भी लिखिए। और डेट लिखिए जब लेटर लिख रहे हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, कब आपका पत्र मिला। ये सब एक ही में चलेगा। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सब अनौपचारिक पत्र एक ही दिन है। ये तो स्कूल वाला है। 4 दिन की छुट्टी, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम लिखना है, दिनांक, 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पर। सभी ने निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ या कुछ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, कलम बनाने वाली कंपनी जो है विज्ञापन तैयार करेगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अच्छी लिखावट के लिए हमेशा कलम का प्रयोग करें। लिंक्स, ग्लेशियर पेन, जो भी है लिख सकते हैं आप लोग। हर्बल टूथपेस्ट, स्वस्थ दांत के लिए हर्बल टूथपेस्ट का प्रयोग करें। 25 जड़ी बूटी से निर्मित, पायरिया रोग में लाभदायक। ठीक है, हो गया कंप्लीट आपका। धन्यवाद।